हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज है लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर रेजिस्टेंस का जो हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरह से होता है, और उसके अलावा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे, पर उसके पहले हम व्हीट स्टोन ब्रिज को भी पढ़ेंगे, और देन उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे सेल्स की, कि जो सेल है वो क्या होता है, ग्रुपिंग ऑफ सेल क्या होती है, क्या क्या जो स्पेशल कंडीशंस हैं सेल के अंदर वो क्या क्या बनती है। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कहाँ से, व्हीट स्टोन ब्रिज से। तो व्हीट स्टोन ब्रिज की मैं अगर बात करूँ तो सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा, और आप लोग अवेयर भी होंगे इससे कि व्हीट स्टोन ब्रिज एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट है, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसका यूज किया जाता है एक अननोन जो रेजिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए। अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, और इसके लिए उस अननोन रेजिस्टेंस को कंपेयर किया जाता है किसके साथ, नॉन रेजिस्टेंस के साथ। उसके लिए उस अननोन रेजिस्टेंस को नॉन रेजिस्टेंस जो होते हैं उनके साथ कंपेयर किया जाता है। आप यहाँ पर एक ये सर्किट डायग्राम देख रहे हैं। इस सर्किट डायग्राम के अंदर आपको रेजिस्टेंस दिख रहे हैं चार अलग अलग, एक है R1, एक है R2, एक है R3 और एक है RX। तो ये RX जो है ये एक अननोन रेजिस्टेंस है, इसको कंपेयर किया जाएगा नोन रेजिस्टेंस जो कि है R1, R2 और R3। यहाँ बीच में यहाँ जहाँ नल लिखा हुआ है ना, नल जहाँ पर लिखा हुआ है तो वो नल जो जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर होता है गैल्वेनोमीटर। अब यदि ये गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता, गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता, दैट मीन्स कि जो व्हीट स्टोन ब्रिज है वो बैलेंस्ड है। और यदि जो गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर डिफ्लेक्शन आ जाता है, उसका मतलब जो व्हीट स्टोन ब्रिज है वो बैलेंस नहीं है। तो सारा खेल यहाँ जो डिफ्लेक्शन होगा गैल्वेनोमीटर के अंदर उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर डिफ्लेक्शन है तो बैलेंस नहीं है, और अगर डिफ्लेक्शन नहीं है तो फिर व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है। बैलेंस है नहीं है कैसे पता करोगे, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, जैसे R3 लिखा हुआ है तो R3 अपॉन RX करो, और इसी तरह से जैसे यहाँ लिखा है R1 अपॉन R2। तो अगर ये दोनों साइड का रेशो बराबर आ जाता है दैट मीन्स कि जो व्हीट स्टोन ब्रिज है वो बैलेंस है। और अगर व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है तो उस केस में ये जो बीच वाला जो ये वायर आपको दिख रहा है ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस भी है तो उस रेजिस्टेंस से करंट का फ्लो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और करंट का फ्लो जीरो हो जाता है तो फिर ऊपर वाले जो हैं ये साइड वाले सीरीज में आ जाते हैं, ये साइड वाले सीरीज में आ जाते हैं, और फिर जिस तरह से बेसिक सर्किट को हम सॉल्व करते हैं वैसे हम सर्किट को सॉल्व कर लेते हैं। किस प्रिंसिपल पर व्हीट स्टोन ब्रिज काम करता है, तो ये काम करता है प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन के ऊपर। व्हीट स्टोन ब्रिज जो है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन। यानी कि जब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो जो सर्किट है वो क्या कहलाएगा, बैलेंस सर्किट कहलाएगा। वो सर्किट जो है वो क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड सर्किट कहलाएगा। बैलेंस्ड मैंने आपको बता दिया किस तरह से हम चेक करते हैं। जब बैलेंस होगा तो गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं होगी, और गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या लिया जाएगा, जीरो लिया जाएगा जब बैलेंस नहीं होगा। और जो रिजल्ट आएगा वो आएगा इंडिपेंडेंट ऑफ बैटरी वोल्टेज। जो भी रिजल्ट होगा वो बैटरी की वोल्टेज से इंडिपेंडेंट होगा। और ये जो मेथड है वेरी एक्यूरेट मेथड है फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को मेजर करने का बहुत एक्यूरेट मेथड है। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो इसका यूज होता है अननोन रेजिस्टर को मेजर करने के लिए। दूसरा, मीटर ब्रिज के केस में इसका यूज होता है। मीटर ब्रिज जो लैब एक्सपेरिमेंट में आप एक्सपेरिमेंट भी करते होगे मीटर ब्रिज का, जिसको मीटर सेतु कहते हैं, है ना, हिंदी में मीटर सेतु कहते हैं। इसी तरह से स्ट्रेन गेज में इसका यूज किया जाता है, और साथ ही साथ सेंसर सर्किट के अंदर भी व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज किया जाता है। क्वेश्चन इसके ऊपर एप्लीकेशंस के ऊपर बनते हैं। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसके अंदर कोई निकाले तो वो क्वेश्चन इसमें ये निकल सकता है कि जो प्रिंसिपल है व्हीट स्टोन ब्रिज का वो क्या प्रिंसिपल है, साथ ही साथ इसके एप्लीकेशंस के ऊपर क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसके एप्लीकेशंस जो हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस निकाले जा सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, फिर हम आगे बात करेंगे। क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसमें एक सर्किट शो कर रहा है। इस सर्किट के अंदर हमें ए और डी के बीच में रेजिस्टेंस पूछा है कि ए और डी जो है उनके बीच में क्या रेजिस्टेंस होगा। देखो, तो अगर मैं करंट को फ्लो कराता हूं यहां से, तो अगर मैं सर्किट को ऐसे जोड़ता हूं, मान लो यहां पर मैंने एक बैटरी लगा दी ऐसे, तो जो करंट है वो ऐसे फ्लो कर रही है, यूं यहां से निकल के जाएगी, यहां से जाएगी, यहां आएगी, यहां आएगी, यहां आएगी, यहां आएगी। अब जो ये सी एंड है और ये जो बी एंड है ये ओपन एंड हो गए। ओपन एंड हो गए यानी कि इनका इस सर्किट में कोई यूज नहीं है। यहाँ पर जो करंट जाएगी उसका कोई सेंस नहीं है, वो जीरो करंट कहलाएगी। तो जो बी और सी है वो ओपन एंड हो जाएंगे। तो एंड बी एंड सी आर ओपन। तो ये दोनों जो एंड है वो ओपन एंड हो जाएंगे। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। हैंस रिमूव
रिमूव बी एंड सी। तो बी और सी वाली जो ब्रांच है उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। रिमूव कर देंगे तो हमारे पास जो नया सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। जो नया सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। यहां एक नया सर्किट जो बनेगा वो कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा यहां पर। ठीक है, ये हो गया 10 ओम। यहां पर कितना दिखाई देगा, 10 ओम। ये कितना दिखाई देगा, 10 ओम। ये 10 ओम। ये 10 ओम हो गया और ये भी 10 ओम हो गया। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा है, ए, और ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है डी। बी और सी वाली जो ब्रांच है उसको मैंने रिमूव कर ही दिया। अब ये एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया। ये जो सर्किट है, ये जो आपको दिख रहा है, ये किसकी तरह हो गया, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह हो गया। और यह आप सीधा कर सकते हो, ये दोनों सीरीज में आ गए और ये दोनों सीरीज में आ गए। तो यहाँ ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में आ गए। ये कौन सा कनेक्शन हो गया, सीरीज कनेक्शन। तो ये सीरीज में आ गए तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, 20। सिमिलरली ये दोनों किस में आ गए, ये दोनों सीरीज में आ गए। ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में, तो ये भी कितना हो जाएगा, 20। ये दोनों सीरीज में आके किस में आ गए, पैरेलल में। यानी कि इनका इक्विवेलेंट सर्किट में बनाता हूं तो वो इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरह से दिखेगा। ये 10, फिर यहाँ पर ये वाली जो ब्रांच है, ये वाली ब्रांच, यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस दिखेगा 20 ओम का। फिर ये इसी तरह से यहाँ पर जो ब्रांच है इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ, एक मिनट रुको, यहाँ पर, हाँ, इसी तरह से यहाँ पर आपको ये जो है ये भी कितने का दिखेगा, 20 ओम का दिखेगा। और यहाँ ये कितने का है, 10 ओम का, 10 ओम का। अब ये दोनों है, ये किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। ये दोनों पैरेलल कनेक्शन हो गए तो इनका आर इक्विवेलेंट क्या बनेगा, इनका आर इक्विवेलेंट बनेगा 20 × 20 अपॉन 20 + 20। तो 20 × 20 कितना हो गया, 400, और 20 + 20 कितना हो गया, 40। तो इकट्ठा यहाँ से कितना आ जाएगा, हमारे पास 10 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो फाइनल सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये 10, ये 10 और ये 10। तो ये 10 ओम, ये 10 ओम और ये कितना, 10 ओम। और यहाँ पॉइंट है ए और यहाँ पर पॉइंट है बी। तो आर इक्विवेलेंट जब हम निकालेंगे तो तीनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 + 10 + 10। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया, 30 ओम आ गया। तो टोटल हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कितना आ गया, 30 ओम आ गया। यहाँ पर अगर आप फंस सकते हो तो केवल इसी में फंस सकते हो कि बी और सी जो है उसको हटाने में आप दिक्कत आपको हो सकता है कि यार ये हटेंगे कैसे। तो इस तरह के जब आपको एंड दिखे या आपको जब पॉइंट्स दिए हों तो उनके बीच में आप इनविजिबल बैटरी लगा लो, इमेजिनरी। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगी कौन से पॉइंट ओपन है और कौन सा पॉइंट क्लोज है, जिससे आपको काम करना आसान हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें बोला है इन द नेटवर्क शोन इन द फिगर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम। हर एक जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम का है, 2 ओम का है। तो रेजिस्टेंस बताना है ए और बी के बीच में। ए और बी ये लगे हुए हैं तो ये सभी 2 के हैं। अब मैं इस सर्किट को रीड्रॉ कर देता हूं। तो रीड्रॉ अगर मैं इसको करूं, रीड्रॉ करने का मतलब है मैं इसको ऐसे खोल रहा हूं। अब ये बी, ए और बी ऐसे पास पास लगे हुए हैं तो मैं इसको ऐसे खोल के यूं ले जा रहा हूं। तो ऐसे इसको खोल के मैं यूं ले जाऊंगा तो ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया ए, और ए से कनेक्टेड है ओ तक, है ना। तो ए के साथ आएगा ओ, और फिर यहां से एक रेजिस्टेंस ये हो गया और यहां से एक रेजिस्टेंस ये हो गया। तो ये रेजिस्टेंस 2 का और ये रेजिस्टेंस 2 का, तो ये आ गया डी और ये आ गया सी, और यहां से ये ऐसे कनेक्टेड हो गए। यहां से ये भी 2 का हो गया, है ना। तो ये इसको मैं ऐसे खोल के ले गया और यहां पर ये कनेक्टेड है, यहां पर ये दोनों कनेक्टेड है। तो ये कितने का है, ये भी 2 का है और ये भी 2 का है। और यहां पर हमारे पास जो पॉइंट है वो कौन सा आ गया, बी, और ये कौन सा पॉइंट आ गया, ई आ। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया। ये क्या हो गया, 2/2, और यहां पर भी क्या हो गया, 2/2। तो ये क्या बन गया, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। ये क्या बन गया, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया। तो यहां से करंट कितनी हो जाएगी, 0। यहां से करंट 0 हो जाएगी। तो अब ये जो सर्किट है ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये पॉइंट हो गया ए, ये हो गया ए, ये हो गया ओ। यहां ऊपर वाले 2 जो ब्रांच है इनमें रेजिस्टेंस ये आ गया, ये आ गया 2 ओम का, ये आ गया 2 ओम का, ये आ गया सी। इसी तरह से ये नीचे वाली जो ब्रांच है, ये 2 ब्रांच, इनको कनेक्ट करो। तो एक ये आ गया और एक ये आ गया, ये आ गया 2 का और ये आ गया 2 का, और ये हो गया डी। ये पॉइंट आ गया ई और ये आ गया हमारे पास बी।
तो यहाँ से ये दोनों जो है 2 और 2 ये कितना हो गया 4। इसी तरह से ये 2 और 2 कितने हो गए 4। ठीक है, अब 4 और 4 में कनेक्ट हो गए, अब ये हो गए पैरेलल में। तो अब ये सर्किट ऐसे बन गया, ये 4 ओम का और ये 4 ओम का, ये सर्किट यहाँ पर 4 ओम और ये कितना हो गया 4 ओम, ये हो गया 4 ओम और ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो अब आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 4 × 4 अपॉन 4 + 4, तो ये हो जाएगा 16/8, तो ये कितना हो जाएगा 2 ओम। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 2 ओम आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 7 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए और बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो ये दोनों जो है किस में आ गए, पैरेलल में आ गए, दोनों पैरेलल में आ गए। तो यहाँ आर इक्विवेलेंट जो है वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा 10 × 10 अपॉन 10 + 10। तो ये कितना हो जाएगा 100/20, तो यहाँ कितना हो गया 5 हो गया। तो इसको रीड्रॉ करो आप, रीड्रॉ करोगे तो ये पॉइंट हो गया ए, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 5, इसी तरह से यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 5 ओम और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 8, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8। फिर इसको फर्दर रीड्रॉ करो, ये आ जाएगा 3 ओम, यहाँ पर ये जो है ये कितने का आ गया 6 ओम का। ये 6 और 6 ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। ये 6 और 6 पैरेलल में आ गए तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको मैंने 3 में कन्वर्ट कर लिया, तो ये आ गया 3 आ गया। ठीक है, ये क्या बन गया 3 का बन गया। अब ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस बताना है। तो ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया कौन सा, बी, ये पॉइंट हो गया बी। इसको वापस से रीड्रॉ कर लो, वापस से रीड्रॉ करोगे तो ए ये ऐसे गया, ये हो गया 5, ये ऐसे गया, ये हो गया 5, एक बीच में वायर आ गया, ये कितने का हो गया 8 का, ये हो गया 8, यहाँ पर कितना आ गया 3, इसी तरह से यहाँ पर कितना आ गया 3 और एक ये हो गया, ये पॉइंट हो गया बी और ये पॉइंट हो गया ए। तो ध्यान से देखो, ये वापस से क्या बन गया, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया। तो ये जो सर्किट है ये क्या बन गया, ये बन गया बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, ये बन गया बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। तो जो 8 ओम है उसको नेग्लेक्ट कर दो, तो 8 ओम जो है उसको हटा दो। 8 ओम को हटा दोगे तो ऊपर वाले दोनों किस में आएंगे, सीरीज में आ गए। तो 5 और 3 8 हो गया, तो ऊपर वाले दोनों जो है वो सीरीज में आ गए, 5 और 3 8, और नीचे वाले भी दोनों सीरीज में आ गए, 5 और 3 8, ये बन गया। ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब इनका आर इक्विवेलेंट निकाल लो। तो आर इक्विवेलेंट निकालोगे 8 × 8 अपॉन क्या हो जाएगा 8 + 8। तो 8 × 8 कितना हो गया 64 और 8 और 8 कितना हो गया 16। तो आंसर कितना आ गया 4 ओम। तो आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा 4 ओम, यानी कि ऑप्शन बी। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये इनफाइनाइट लैडर वाला क्वेश्चन है। अब इनफाइनाइट लैडर का मैंने आपको बताया था कैसे करना है। तो आपको पैटर्न देखना है कौन सा रिपीट हो रहा है। तो ये जो पैटर्न है रिपीट कर रहा है, ये पैटर्न क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो मैं इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मान लूंगा, आर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर मान लूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये 1 ओम हो गया, यहाँ पर ये 1 ओम हो गया और ये ऐसे सर्किट हो गया। अब यहाँ पर मैं इनके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा जिसको लिखूंगा आर। ये हो गया 1, ये हो गया 1 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मान लिया मैंने, 1 मान लिया, आर मान लिया। तो अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में आ गए, और ये किस में आ गया, सीरीज में आ गया। तो आर किसके बराबर होगा, 1 + 1 पैरेलल टू आर। तो 1 + 1 पैरेलल टू आर, यानी कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, आर × 1 अपॉन आर + 1 ऐसे लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लो आप। इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ एलसीएम ले लो, r + 1, ये बन जाएगा r + 1, r + 1 और ये हो जाएगा r। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे r² + r और ये हो जाएगा r + 1 + r, है ना। अब यहाँ से कट रहा है कुछ, ये r से r कट गया। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा r² - r - 1 = 0। धराचार्य फॉर्मूला लगाना है, धराचार्य फॉर्मूला लगाओगे तो ये बनेगा 1 ± यहाँ बनेगा 1 + 4/2। तो यहाँ से r की जो वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी, 1 + √5/2। माइनस मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो √5 है उसकी वैल्यू 2.2 आएगी, और अगर आप माइनस वैल्यू लोगे तो रेजिस्टेंस माइनस में जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैंने माइनस साइन यहाँ पर नहीं लिया। तो हमारे पास जो सही आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्लियर है। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द सर्किट शोन विल बी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। अब देखो यहाँ सिमेट्री है, ये जो पॉइंट है इसके अबाउट सिमेट्री है, ए और बी के बीच में बताना है, तो सी पॉइंट जो है वो कॉमन पोटेंशियल वाला पॉइंट हो गया, यानी कि सी जो है वो उसके पास कोई करंट ही नहीं जाएगी। करंट क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि अगर मैं इसको बैटरी से कनेक्ट करता हूँ ऐसे, अगर मैं इसको बैटरी से कनेक्ट करता हूँ इस तरह से, तो करंट का फ्लो मैं ऐसे कराऊंगा, इस तरह से कराऊंगा, तो यहाँ पर करंट जा रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, सारी की सारी करंट आगे यहाँ मिलेगी। इसी तरह से यहाँ से करंट आ रही होगी ये घूमकर, ठीक है, और यहाँ जा रही होगी, तो यहाँ जो भी करंट आएगी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, क्योंकि सारी करंट आपकर यहाँ पर क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। तो सी पॉइंट जो है वो कॉमन पोटेंशियल का पॉइंट हो गया। कॉमन पोटेंशियल का पॉइंट हो गया तो इसको हम क्या करेंगे? खोल देंगे। खोल देंगे तो हमारे पास जो सर्किट है वो कुछ ऐसे बन जाएगा। ये ए पॉइंट हो गया, यहाँ रेजिस्टेंस हो गया आर, यहाँ रेजिस्टेंस कितना हो गया? आर। इसी तरह से ये जो पॉइंट है ये आर हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर इन दोनों को अब आप सीरीज में लगा दो, ये दोनों खुल जाएगा। यहाँ से खुलने का मतलब है सी पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया आर और यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया आर। तो यहाँ रेजिस्टेंस हो गया आर, यहाँ रेजिस्टेंस हो गया आर, और ये जो रेजिस्टेंस है आर, और इसी तरह से यहाँ जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया? आर हो गया। और इनको कनेक्ट कर दिया आपने, तो ये जो है यहाँ पर कितना आ गया? आर, और ये पॉइंट हो गया बी। कौन सा पॉइंट हो गया? बी। अब देखो ये दोनों जो है किस में आ गए? सीरीज में आ गए। ये दोनों सीरीज में आ गए, तो यहाँ रेजिस्टेंस कितना हो गया? 2R हो गया। 2R हो गया, और अब ये जो है ये आ गया पैरेलल कनेक्शन। ये पैरेलल कनेक्शन आ गया, तो ये बना R इंटू 2R अपॉन 3R, तो ये बन जाएगा 2/3R। तो यहाँ से जो ये रीड्रॉ करेंगे सर्किट को, तो ये इस तरह से बनेगा, ये सर्किट इस तरह से बनेगा। ये दोनों सीरीज में आ गए तो इनको 2R लिख दिया, और ये R, तो ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस R, ये 2/3R, और ये कितना हो गया? 2R हो गया। अब ये तीनों किस में आ गए? सीरीज में आ गए। ऊपर वाले तीनों जो है किस में आ गए? सीरीज में आ गए। ये तीनों आ गए सीरीज में, तो इनका R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2R प्लस 2/3R। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 3 आ गया, तो 3 दूनी 6R, ये बन गया ना, 3 दूनी 6R, और प्लस ये 2R, तो ये कितना हो गया? 8R/3। यहाँ से कितना बन गया? 8R/3। तीनों सीरीज में आ गए, तो ये कितना बन गया? 8R/3। तो अब जो आपका फाइनल सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ पर कितने हो गए? ये हो गए 8R/3। मैं वापस लिख देता हूँ एक बार तरीके से, तो यहाँ पर जो है वो कितने हो जाएंगे? 8/3R, और यहाँ पर जो है वो कितना हो जाएगा? 2R। ये 2R, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। अब ये पैरेलल में आ गए, तो पैरेलल में आ गए तो क्या बनेगा? ये बनेगा 8/3R इंटू 2R अपॉन 8/3R प्लस 2R। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ तो 8/3 इंटू 2R स्क्वायर हो जाएगा, नीचे एलसीएम आएगा 3, ठीक है, कितना आएगा? 3। तो ये 3 दूनी 6, तो 8R प्लस 6R, ये बन गया। 3 से 3 कट गया, और एक R से एक R कटेगा, तो ये बनेगा 8 दूनी 16, 16R स्क्वायर अपॉन 8 6 14R। R से R कट गया। अब इसको आप काट दो 2 से, तो 2 8 16, 2 से और 2 इंटू 7 14। तो यहाँ से हमारे पास फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 8/7R। फाइनल आंसर क्या आएगा? 8/7R, जो कि ऑप्शन हो जाएगा डी। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना, ये जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है सारे के सारे। अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोला है अ वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस 12 ओम। एक जो वायर है उसका रेजिस्टेंस 12 ओम दिया है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो 12 ओम का दिया हुआ है। इसको एक सर्किल के फॉर्म में बेंड कर दिया जाता है, ऐसे सर्किल में बेंड कर दिया, तो सर्किल में बेंड कर दिया तो आधा आधा बढ़ जाएगा, तो R ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो R12 जो है आधा आधा बटेगा तो कितना हो जाएगा? 12/2, कितना हो जाएगा? 6 ओम। तो सर्किल में जब बेंड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 6 ओम हो जाएगा। अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये ऐसे आपने बेंड किया, ऐसे बेंड किया, मान लो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, तो ये किसकी तरह ट्रीट करेगा? ये पैरेलल सर्किट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? एक पैरेलल सर्किट बन जाएगा। यहाँ पर 6 ओम और यहाँ पर भी 6 ओम, तो R जो निकालोगे वो क्या आएगा? 6 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा? 36/12। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 ओम आ जाएगा।
तो यहाँ से हमारे पास जो सही आंसर है वो कितना आ जाएगा, 3 ओम आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोला है एक तार का जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम पर मीटर है, यानी कि 1 मीटर लेंथ के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 0.5 है। तो आगे हमें बोला है द सेम वायर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ डायमीटर ए बी एज शोन इन फिगर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 0.5 ओम पर मीटर। तो जब इसको सर्किल में हमने बनाया हुआ है तो सर्किल की रेडियस कितनी है, सर्किल की रेडियस है 1 मीटर। तो ऊपर वाला जो वायर है उसकी जो लेंथ होगी, इस वायर की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, पाई आर। इसी तरह से इस वाले वायर की जो लेंथ होगी वो होगी पाई आर। तो इस लेंथ के लिए रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो अपर पार्ट के लिए जो रेजिस्टेंस निकालोगे उसमें क्या करोगे, 0.5 पर मीटर दे रखा है ना, तो मीटर को काटने के लिए लंबाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लंबाई कितनी होगी ऊपर वाले की, पाई आर। और सेम रेजिस्टेंस कितने का हो जाएगा, लोअर वाले पार्ट का। तो सेम रेजिस्टेंस आ गया लोअर का, तो आर अपर एंड लोअर दोनों का रेजिस्टेंस सेम हो गया। और ये वैल्यू कितनी लिखी जाएगी, 0.5 इंटू पाई, और रेजिस्टेंस रेडियस कितनी है, 1 है। रेडियस कितनी है, 1। तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस आ गया 0.5 पाई ओम, ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया अपर और लोअर पार्ट का। अब ये तीनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। अच्छा, अब ये जो ए बी वाला पार्ट है, ए बी वाले पार्ट का रेजिस्टेंस निकाल लो। तो ए बी वाले पार्ट का रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, 0.5, और लेंथ जो है ये पूरी लेंथ ये कितनी हो जाएगी, 2 मीटर की हो जाएगी। क्योंकि जो रेडियस है वो 1 मीटर का है तो डायमीटर 2 मीटर का हो जाएगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ से आ जाएगा 1 ओम। अब ये तीनों पैरेलल में हो गए, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आर 1/r इक्वल्स टू 1/1 ए बी वाला, और ये दोनों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/0.5 पाई, 2/0.5 पाई। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 ऊपर घूम के यहाँ 0 बनेगा, तो 5 इंटू 4 कितना आएगा, 20। तो ये आएगा 1 प्लस ये बनेगा 4/पाई, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा पाई प्लस 4/पाई। ये वैल्यू होगी 1/r की। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए आर की। तो आर की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, पाई प्लस 4। तो आर की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, पाई प्लस 4। ठीक है, आर की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी पाई प्लस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू। पी और क्यू के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है, जो कि शो हो रहा है डायग्राम के अंदर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो कि सिमेट्री है, करंट ऐसे फ्लो होगी, तो जो सिमेट्री आ रही है, यानी कि मैं इसको ऐसे फोल्ड करूंगा तो जो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और ओ पॉइंट है वो कॉमन पोटेंशियल वाले हो जाएंगे। तो ए कॉमा ओ और बी ये कौन से पोटेंशियल के हो जाएंगे, सेम पोटेंशियल के हो जाएंगे। ये कौन से हो जाएंगे, सेम पोटेंशियल के हो जाएंगे। सेम पोटेंशियल के हो जाएंगे तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये सारे हट जाएंगे। ये हट जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, नया सर्किट जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये 2R का हो गया, इसी तरह से ये रेजिस्टेंस कितना होगा, 2R, इसी तरह से ये रेजिस्टेंस कितना हो गया, R, और इसी तरह से ये रेजिस्टेंस कितना हो गया, R। सिमिलरली ये रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2R, और ये रेजिस्टेंस भी कितना हो गया, 2R हो गया। तो इनको हमने कनेक्ट किया। अब ये जो 2R हैं ये सारे के सारे किस में आ गए, सीरीज में आ गए। ऊपर वाले 2R सीरीज में, ये नीचे वाले RR सीरीज में, और नीचे वाले 2R सीरीज में। तो ये कैसे बनेगा, ये बन जाएगा 4R। इसी तरह से ये वाला जो है ये क्या बन जाएगा, 2R। इसी तरह से ये जो है ये क्या बन जाएगा, 4R। तो ये कॉम्बिनेशन हमारे पास बन गया। यहाँ पॉइंट आ गया P और यहाँ पॉइंट आ गया Q। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो 1/r करके निकाल लो आप, 1/r इक्विवेलेंट करके निकाल लो। पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल है, तो ये हो गया 1/4R प्लस 1/2R प्लस, और ये नीचे वाला कैपिटल R है, ये कैपिटल R है ना, ये कैपिटल R और ये वाला भी कैपिटल R। तो यहाँ पर कैपिटल R लिख दो, तो 1/4R। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे सर्किट को तो एलसीएम जो आएगा वो आएगा 4 स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल r। तो यहां पर बनेगा 1, सॉरी R, यहां पर बनेगा कितना, स्मॉल r, यहां पर बनेगा 2 इंटू कैपिटल R और यहां बनेगा स्मॉल r। ये वैल्यू है 1/r इक्विवेलेंट की। तो ये बन जाएगा 2R प्लस 2 कैपिटल R अपॉन 4RR। कॉमन निकाल लेंगे 2, तो हमारे पास बनेगा R प्लस R अपॉन 2RR। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट की वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 2RR अपॉन R प्लस R। तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी।
तो हमारे पास जो सही आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, है ना। राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, तो होपफुली यहाँ तक जितने भी क्वेश्चंस हैं वो समझ में आपको बहुत अच्छे से आ गए होंगे, है ना। तो बहुत इजी है, बहुत टफ टास्क नहीं है, बस आपको ये पहचानना है कॉमन पोटेंशियल कहाँ आ रहा है, कहाँ पर सिमेट्री आ रही है, तो उससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आगे चल के जब हम जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, किरचॉफ करंट लॉ है, वो जब पढ़ेंगे तो वहाँ से भी फिर हम ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। सेल की बात कर लेते हैं। सेल एक डिवाइस है जो कि क्या करेगा, केमिकल जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। सेल एक डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल में। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया कि सेल जो है वो क्या है। तो सेल एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, सेल ना तो चार्ज को क्रिएट करेगा और ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय करेगा। ये क्या करेगा, ये फ्लो ऑफ चार्ज को मेंटेन करेगा। जब जरूरत होगी तो ये एक्स्ट्रा चार्ज क्या कर देगा, प्रोवाइड कर देगा। तो ये फ्लो ऑफ चार्ज को मेंटेन करेगा वेरियस पार्ट ऑफ सर्किट, सर्किट के वेरियस पार्ट ऑफ सर्किट पर ये जो चार्ज का फ्लो है उसको मेंटेन करके रखेगा, ताकि जो मोशन होगी वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रहेगी। फिर सबसे बड़ा पॉइंट, जो सेल होगा, वो सेल जो भी होगा वो कांस्टेंट ईएमएफ का सोर्स होता है, ना कि कांस्टेंट करंट का सोर्स होता है। सेल जब भी हम बात करते हैं या जब भी सेल को हम कन्वर्ट करेंगे तो वो कन्वर्ट होगा कांस्टेंट ईएमएफ के फॉर्म में, वो कांस्टेंट करंट के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। तो सेल जो है वो कांस्टेंट ईएमएफ प्रोवाइड कराता है, वो कांस्टेंट करंट प्रोवाइड नहीं कराता, कांस्टेंट करंट का सोर्स नहीं है। दो तरह के सेल होते हैं, एक प्राइमरी सेल जिसको चार्ज नहीं किया जा सकता, और एक सेल होता है सेकेंडरी सेल जिसको चार्ज किया जा सकता है। एक होता है प्राइमरी सेल जिसको चार्ज नहीं किया जा सकता, एक होता है सेकेंडरी सेल जिसको चार्ज किया जा सकता है। सेल के अंदर जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, सेल के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। सेल के अंदर करंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी, जबकि सेल के बाहर जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। सेल के अंदर करंट के डायरेक्शन की फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगी, जबकि बाहर की तरफ जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगी। एक सेल आइडियल सेल कहलाएगा यदि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है। एक सेल आइडियल सेल कहलाएगा यदि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है। ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगा, जो एनर्जी गिवन बाय अ सेल, एनर्जी गिवन बाय अ सेल in the flow of a unit charge, in the flow of a unit charge, energy given by the cell in the flow of a unit charge in the whole circuit, in the whole circuit is called electromotive force, यानी कि EMF। तो ये जो एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, W अपॉन क्यू, एनर्जी गिवन बाय द यूनिट चार्ज। तो यूनिट चार्ज जो एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है उसको हम कहते हैं EMF। और टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। जब करंट गिवन नहीं है, जब सेल के थ्रू कोई भी करंट गिवन नहीं है, कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, सेल के जो टर्मिनल है उनके अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो उनके जो पोटेंशियल डिफरेंस है वहां पर उसको हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। तो दो अलग अलग डेफिनेशन इसकी बनाई जा सकती है। इसी तरह से एक आता है पोटेंशियल डिफरेंस टर्म। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो टर्म है वो क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल ऑफ सेल, वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल ऑफ सेल, जब यहां से करंट सप्लाई हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और करंट की सप्लाई हो रही है, तो जो वोल्टेज का डिफरेंस आता है उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यानी कि अगर मैं यहां से निकालता हूं तो ये हमारे पास क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V इक्वल्स टू IR। या फिर ये जो हमारे पास बनेगा ये वाला, ये हमारे पास क्या बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। फिर एक टर्म आता है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट, सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, वो इलेक्ट्रोलाइट करंट फ्लो में जो ऑपोजिशन ऑफर करता है, वो इलेक्ट्रोलाइट करंट के फ्लो में जो ऑपोजिशन यानी कि जो प्रतिरोध ऑफर करता है उसको हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये इलेक्ट्रोड्स के बीच में भरा हुआ है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करेगा कि जो इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है। इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस कम होगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि R यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। फिर इलेक्ट्रोड का जो एरिया है उसके रेसिप्रोकल होगा, इलेक्ट्रोड का एरिया ज़्यादा होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, इलेक्ट्रोड का एरिया कम होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। जो इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा, कॉन्सेंट्रेशन कम तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा।
फिर डिपेंड करेगा टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर। टेम्परेचर कम तो जो इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा तो इलेक्ट्रोलाइट का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, वो होगा कम। क्यों? क्योंकि R जो है वो प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन टेम्परेचर के, R प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन टेम्परेचर के, इसलिए हम ऐसा यहाँ पर लिख रहे हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। अलग अलग सेल के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो अलग अलग होता है और इसकी जो वैल्यू है वो वेरी कर सकती है सेल टू सेल। अब आगे हम बात करते हैं जो सेल है उसके अलग अलग पोजीशन के लिए कैसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोज सर्किट के लिए। सबसे पहले हम किसके लिए बात करेंगे, क्लोज सर्किट के लिए बात करेंगे कि यदि सर्किट क्लोज है तो सर्किट क्लोज है तो उसको हम बोलते हैं सेल डिस्चार्ज हो रहा है। सेल को हमने एक सर्किट के अंदर लगा दिया और सर्किट को क्लोज कर दिया। क्लोज करने का मतलब है ऑपरेटिंग, अब वो काम कर रहा है। तो जब वो काम करना स्टार्ट करेगा तो जो बैटरी है उससे जो वोल्टेज है वो काम करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा तो उस केस में ये कुछ इस तरह का सर्किट बनेगा। यहाँ पर कुल करंट हम जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। स्मॉल आर जो होगा वो होगा इंटरनल रेजिस्टेंस और कैपिटल आर जो होगा वो होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो आई की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, कैपिटल ई अपॉन आर प्लस आर। यहाँ पर जो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस जब हम वोल्टेज निकालेंगे तो उसको हम कैसे लिखेंगे, V इक्वल्स टू आई आर। और इसी तरह से जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जब हम पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे तो वो लिखेंगे V इक्वल्स टू आई आर। उसको हम किससे लिखेंगे, V इक्वल्स टू आई आर। यदि सेल डिस्चार्ज हो रहा है, यदि सेल डिस्चार्ज हो रहा है तो डिस्चार्ज हो रहे सेल के लिए E की जो वैल्यू है वो कैसे लिखी जाती है, V प्लस आई आर। यदि सेल डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज होने का मतलब है सर्किट क्लोज है, तो डिस्चार्ज होते हुए सेल के लिए जो ईएमएफ की इक्वेशन है वो कैसे लिखी जाती है, V प्लस आई आर। और अगर आप इसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ से लिखते हैं तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ से कैसे लिखोगे, जो यहाँ पर करंट की फ्लो में देखो ये प्लस, ये नेगेटिव टर्मिनल से प्लस टर्मिनल यानी कि स्टेप अप हो रहा है, स्टेप अप हो रहा है तो यहाँ पर आप लिखोगे प्लस ई। फिर करंट की फ्लो में डायरेक्शन हो रहा है, करंट की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो वहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा तो आप इसको लिखोगे माइनस आई इंटू कैपिटल आर। फिर इसी तरह से आओगे तो यहाँ पर भी क्या लिखोगे, माइनस आई इंटू स्मॉल आर इक्वल्स टू, आपने इसको कर दिया जीरो। ये जो है V इक्वल्स टू आई आर, ये आई आर जो लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हो V, तो ये बन जाएगा E माइनस V माइनस आई आर इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। तो आप इसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ से भी बना सकते हो, पर अभी मैंने वो पढ़ाया नहीं है इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि यदि सेल जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है तो उस केस में आप जो इक्वेशन है वो इस तरह से लिखोगे, E इक्वल्स टू V प्लस आई आर। और अगर आपको निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस को आप यहाँ से इसको जब ट्रांसपोज करोगे तो इक्वेशन को आप कैसे बना सकते हो, E अपॉन V माइनस 1 और R आप कॉमन ले लो, तो यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बन जाएगी। फिर हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, पावर डिसिपेटेड इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी कि जो लोड आएगा, लोड इस सर्किट पे लोड कितना बन रहा है, तो वो कैसे निकालेंगे, P, और P किसके बराबर होता है, V इंटू आई। ये हमें निकालना है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अंदर, तो V की वैल्यू कितनी है, आई आर, तो यहाँ से बन जाएगा आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर लिख सकते हैं या इसको क्या लिख सकते हैं, V स्क्वायर अपॉन आर, दोनों लिख सकते हैं। आई की जो वैल्यू है किसके बराबर है, कैपिटल E अपॉन आर प्लस आर, तो आई की वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा तो ये पावर बन जाएगी। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है मैक्सिमम पावर का। तो मैक्सिमम पावर के लिए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे स्मॉल आर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि स्मॉल आर वेरिएबल है। तो हम यहाँ निकालेंगे dp अपॉन डी आर, और dp अपॉन डी आर जब आप करोगे उसको बराबर करना है जीरो के। dp अपॉन डी आर को जीरो के बराबर करोगे तो यहाँ से मैक्सिमम पावर की कंडीशन आएगी। मैक्सिमम पावर की कंडीशन क्या आएगी, जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा, और कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर के बराबर करोगे तो मैक्सिमम पावर का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा E स्क्वायर अपॉन 4R। मैक्सिमम पावर का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा E स्क्वायर अपॉन 4R। इसको हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम भी कहते हैं। यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, इसमें y एक्सिस पर है P मतलब पावर, और x एक्सिस पर है R, कैपिटल R जो कि रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से जब हम इसका देखेंगे, जब ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर आप देखो कि पहले जो पावर है लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। मैक्सिमम हो गई एक पॉइंट के ऊपर जहाँ पर R बराबर R है, उसके बाद पावर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो मैक्सिमम जो कंडीशन है वहाँ पर पावर मैक्सिमम होगी और उसके बाद वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर हमने इसको ये क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। दो तरह के कॉम्बिनेशन इसके बनते हैं, एक ओपन सर्किट और एक शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब है कि यहाँ से जो ए बी है, ये जो ए बी वाला पॉइंट होता है इसको हमने खोल दिया, ये खोल दिया ऐसे, तो ये ओपन सर्किट हो गया, ये खुला हुआ है।
और अगर यहाँ इसको हमने कनेक्ट कर दिया तो ये हो गया शॉर्ट सर्किट। ये ऐसे सीधा तार लग गया तो ये हो गया शॉर्ट सर्किट। देखो ये सीधा तार है, एक सीधा तार लगा हुआ है तो ये शॉर्ट सर्किट है। ओपन सर्किट के केस में जो करंट है थ्रू द सर्किट वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सर्किट से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। और शॉर्ट सर्किट के अंदर जो करंट है वो कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहां पर करंट क्या हो गई, जीरो हो गई। करंट जीरो होने का मतलब है यहां पर रेजिस्टेंस क्या हो गया, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो गया। तो ओपन सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब है करंट का जीरो हो जाना, करंट को फ्लो ही नहीं होने देगा। और जो शॉर्ट सर्किट है उसका मतलब है कि जो रेजिस्टेंस है वो जीरो हो गया, यानी कि करंट कौन सी फ्लो हो रही है, मैक्सिमम फ्लो हो रही है। तो यहाँ जो शॉर्ट सर्किट के लिए करंट की वैल्यू निकालोगे तो वो किसके बराबर आ जाएगी, ई अपॉन आर, क्योंकि ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर होता है। कैपिटल आर की वैल्यू जीरो हो गई तो कितना आ जाएगा, ई अपॉन आर। ओपन सर्किट के केस में ए और बी के बीच में जो वोल्टेज है वो ई के बराबर हो जाएगा। तो ओपन सर्किट के केस में जो ए और बी के बीच में वोल्टेज है वो कैपिटल ई के बराबर हो जाएगा। और सी और डी जो ये दो पॉइंट्स हैं इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो रहेगा। क्यों, क्योंकि करंट कितनी है, जीरो। सी और डी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो रहेगा। क्यों, क्योंकि करंट कितनी है, जीरो। जबकि शॉर्ट सर्किट के अंदर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा नहीं और वोल्टेज जो है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो हो जाएगा। जबकि ओपन सर्किट के अंदर जो सर्किट ओपन हुआ है जहां से, वहां पर जो वोल्टेज है वो बैटरी के वोल्टेज के बराबर हो जाएगा और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। एक क्वेश्चन आपको शो हो रहा है, उस क्वेश्चन में बोला है अ न्यू फ्लैश लाइट सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट गिव्स अ करंट ऑफ 15 एम्पियर when connected directly to an emitter of resistance 0.04 एम्पियर ओम द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। आई जो है उसकी वैल्यू होती है ई अपॉन आर प्लस आर। आई जो है वो 15 एम्पियर दिया हुआ है तो ये हो गया 15 एम्पियर और यहां वोल्टेज हो गया कितना, 1.5 वोल्ट। फिर हमें बोला है कि एमीटर का रेजिस्टेंस जो है वो है 0.04, तो यहां पर हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0.04। हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है। तो ये 15 इंटू 0.04 आपने किया, यहां पर आप लिखोगे 15 इंटू आर और ये हो जाएगा 1.5। तो ये हो गया 15 चौक 60 और 2 के बाद 0 तो ये हो गया 0.6। कितना आ जाएगा, 0.6 और प्लस 15R और इक्वल्स टू 1.5। तो यहां से 15R इक्वल्स टू हो जाएगा 1.5 माइनस 0.6, माइनस 0.6 ये हमारे पास बन जाएगा। तो यहां से 1.5 माइनस 0.6 करोगे तो कितना बनेगा, यहां से हमारे पास रेजिस्टेंस जो आएगा 15R ही होगा ना भाई, हाँ 15R ही होगा। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो 1.5 माइनस 0.6 तो 15 में से 6 गया 9, तो ये बचेगा 0.9। तो R की वैल्यू 0.9 अपॉन 15, तो ये आ जाएगा 15 6 90 0.06। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.06 ओम। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोला है फॉर अ सेल द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 2.2 वोल्ट। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E इक्वल्स टू V इक्वल्स टू 2.2 वोल्ट है। व्हेन द सर्किट इज ओपन सर्किट है, तो ओपन सर्किट में तो वो वोल्टेज दोनों बराबर हो जाएंगे। अच्छा ये पहला केस है 2.2 वोल्ट व्हेन द सर्किट इज ओपन एंड रिड्यूस टू 1.8 वोल्ट व्हेन द सेल इज कनेक्टेड टू अक्रॉस अ रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू 5 ओम। ठीक है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बताना है। तो पहला केस है फॉर अ सेल द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 2.2 वोल्ट व्हेन द सर्किट इज ओपन। ये एक लाइन हो गई यहां तक की पूरी। जब ओपन सर्किट है तो 2.2 वोल्ट है और जब इसको एक क्लोज सर्किट बनाया जाता है यानी कि एक रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू 5 ओम से कनेक्ट किया जाता है तो इसका जो वोल्टेज है वो रिड्यूस होकर 1.8 वोल्ट हो जाता है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू V प्लस आई आर डिस्चार्जिंग के लिए, क्लोज सर्किट के लिए। तो स्मॉल आर लिखो, इसको हमें इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है तो ये स्मॉल आर हो गया। तो यहाँ से E की वैल्यू हो गई 2.2 और जो V है उसकी वैल्यू हो गई 1.8 प्लस आई आर। रेजिस्टेंस जो है वो कितना हो गया, वो हो गया रेजिस्टेंस 5 ओम का। अच्छा ये नहीं ना यार, एक मिनट रुको भाई, ये हमारे पास फॉर्मूला था ये आई आर और ये E इक्वल्स टू ये आई कैपिटल आर, V की वैल्यू कैपिटल आर और ये स्मॉल आर। तो यहां से मैंने लिखा E माइनस आई आर इक्वल्स टू स्मॉल आई आर, ऐसा लिख दिया। और जो हमने ये फॉर्मूला लिखा था ये वाला फॉर्मूला बनाया था
स्मॉल रेजिस्टेंस का कहाँ गया ये रहा, ये वाला इस फॉर्मूला से बनाया था E अपॉन वी माइनस आई और इंटू आर। तो ये यहाँ से ये बना लो R इक्वल्स टू E अपॉन वी माइनस 1 और इंटू आर। तो E जो है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है 2.2 और V जो है उसकी वैल्यू कितनी है 1.8 माइनस 1 और कैपिटल R जो है वो हो गया 5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10/9। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 10/9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोला है एक टॉर्च है जिसकी रेटिंग है 0.5 वॉट, यानी कि पावर दिया हुआ है 0.5 वॉट। ये किसके बराबर होता है, आई आर के बराबर होता है, या आई स्क्वायर आर, और या फिर किसके बराबर होता है वी इंटू आई। तो यहाँ से आप आई निकाल लो, आई बल्ब, तो बल्ब की जो करंट है वो आ जाएगी पी अपॉन वी। तो कितना है, ये है 4.5 और वोल्टेज कितना है 1.5, तो ये 3 एम्पियर आ गया। यानी कि जो बल्ब है उससे जो करंट है वो कितने 3 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, तो यहाँ का जो करंट है वो कितना आ गया 3 एम्पियर। अब ये दोनों पैरेलल में लगे हैं तो यहाँ जो वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ पर होगा। तो सिंस बल्ब इज इन पैरेलल विद 1 ओमेगा, तो उस केस में हमारे पास जो वोल्टेज यहां पर है वही वोल्टेज यहां होगा, इसलिए V इक्वल्स टू I2 इंटू R। तो V कितना हो गया 1.5 और I2 और ये रेजिस्टेंस कितना हो गया 1 ओम का हो गया। तो यहां से I2 की जो वैल्यू है वो आ गई 1.5 एम्पियर। तो कुल मिलाकर यहां से जो करंट निकलेगी I, वो I किसके बराबर होगी, वो होगी I2 प्लस I बल्ब। तो I2 की वैल्यू है 1.5 और बल्ब की जो करंट है वो है 3 एम्पियर। तो ओवरऑल टोटल जो करंट है वो कितनी आ जाएगी 4.5 एम्पियर। टोटल जो करंट है वो कितनी आ जाएगी 4.5 एम्पियर। अब हमें क्या बताना है, EMF बताना है। तो EMF क्योंकि क्लोज सर्किट है तो क्या हो जाएगा V प्लस I और R। तो V जो है वोल्टेज उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, वो आ गई 1.5। तो वोल्टेज आ गया 1.5, टोटल करंट हमने निकाल ली है कितनी आ गई 4.5। टोटल करंट जो है वो कितनी आ गई 4.5 और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2.67, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसको सॉल्व करेंगे तो E की वैल्यू आ जाएगी और वो आ गई 13.5 वोल्ट। तो E की वैल्यू कितनी आ गई 13.5 वोल्ट, विच इज ऑप्शन डी। तो आई होप अभी तक मैंने आपको इस क्लास के अंदर जितना भी बताया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके आगे की चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। सेल की ग्रुपिंग किस किस तरह से की जाती है, कैसे उन्हें सॉल्व किया जाता है, उनके ऊपर क्वेश्चंस। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे KVL KCL, और KVL KCL पढ़ने के बाद बल्ब पढ़ेंगे। बल्ब पढ़ने के बाद हम जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है वो डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।